तो जब हम कभी फेलियर फील करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस पूरा लो डाउन हो जाता है। तो आपने कैसे टैकल किया ये सब जो स्ट्रगल में फेलियर आए ही होगी आपके इसमें? मैंने बहुत फेलियर्स देखे हैं और मुझे लगता है कि फेलियर इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट देन सक्सेस। कि मैं 10th में फेल हो गई थी, दैट वॉज माई फर्स्ट फेलियर, बट दैट वॉज द लाइफ डिफाइनिंग फेलियर फॉर मी। और मज़ेदार बात यह है कि मैंने जब मेरा पहला वेंचर शुरू किया, स्वैश, जब वो शुरू किया तो मुझे शायद पता भी नहीं था कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। उस वक्त हम एंटरप्रेन्योरशिप जानते भी नहीं थे और शायद बहुत सारे लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी उस समय। तो ये सक्सेस भी था और चूंकि मैंने उसको ऑनलाइन शुरू नहीं किया तो वो मेरा फेलियर भी है। मेरा बहुत सिंपल सिद्धांत है, मैं कभी भी 5 मिनट से ज़्यादा उनसे बात नहीं करती, क्योंकि अगर हम 5 मिनट से ज़्यादा बात करते हैं तो छठे मिनट में हमारा कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट पक्का होगा। तो जिसको आप ज़्यादा जानेंगे उसमें आपको अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों मिल जाएंगी, तो उनको भी मेरी बहुत सारी चीज़ों से ऐसा लगता है कि ये ऐसा क्यों है, और मुझे भी बहुत सारी चीज़ों में ऐसा लगता है कि व्हाई आर यू लाइक दिस। तो वो डिसएग्रीमेंट भी होता है, लेकिन देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। उनकी कविताएं मुझे बहुत सारी हैं जो पसंद है, उनका जो तरीका है सुनाने का, उनका जो ओज है जिससे वो सुनाते हैं, उनका जो स्टाइल है वो कोई और नहीं पकड़ सकता। मैं और शैलेश, हम दोनों को घूमने का बहुत शौक है, तो और हम कभी भी ऐसे भी घूमने चले जाते हैं कि सुबह गए और शाम को वापस आए, लेकिन एक ही दिन में हम कभी तीर्थ यात्रा करके आ जाएंगे, कहीं मंदिर जाके कोई दर्शन करके आए। जिनके साथ ट्रैवल करेंगे उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। जैसे मैं एक साइकिलिंग ट्रिप के लिए जाती हूँ अक्सर, तो हम कभी स्विट्ज़रलैंड गए, फिर हम इटली गए, तो वहाँ पे हम 1 हफ्ते का साइकिलिंग ट्रिप करते हैं जहाँ पे हम सिर्फ रोज़ 50 मील साइकिल चलाते हैं। आपने जो आपके नेटवर्क्स और ये कनेक्शंस बनाए तो वो कैसे बनाए उसके बारे में? But I cannot make connections, I cannot think about followers, I cannot think about having a lot of people on my social media profiles, because उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कनेक्शन से ऐसे लगता है जैसे हम कोई मैकेनिकल काम कर रहे हैं, लेकिन समय कभी कम नहीं होता। ऐसा कहते हैं कि if you want something done, give it to a busy person। कि आपका जो कम्युनिकेशन का कमांड है वो बहुत पावरफुल है। वैसे पावरफुल बनने के लिए कम्युनिकेशन, तो वो क्या ओपिनियन दे सकते हैं? अभी हम जब हिंदी बोलते हैं, हमारी हिंदी में अंग्रेज़ी मराठी सब मिक्स हो जाती है, तो उस वजह से वो जो खिचड़ी बनती है ना, वो हिंदी को भी बुरा लगता होगा, अंग्रेज़ी को भी बुरा लगता होगा और मराठी को भी बुरा लगता होगा। तो मुझे कम से कम बड़ी तकलीफ़ होती है जब मैं आज के बच्चों को देखती हूँ जो कोई भी भाषा सही नहीं बोलते, ना सही बोलते हैं ना सही लिखते हैं, लिखने में भी नहीं आता, इमोजीज से काम चलाने वाली जनरेशन हो गई है। जैसे मैं आपको भी सुन रही हूँ तो आप बोलना बहुत अच्छा चाहते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है कि आप कोशिश करें कि हिंदी भी साफ बोलें, मराठी जब बोलें तो भी आप अच्छी मराठी बोलते हैं, मैंने सुना है। तो मैं आपके लिए सक्सेस डिफाइन नहीं कर सकती, आप मेरे लिए सक्सेस डिफाइन नहीं कर सकते। हर किसी को अपनी सक्सेस की स्क्रिप्ट खुद लिखनी है। मुझे कोई भी चीज़ उधार लेने में कोई तकलीफ नहीं है, उधार की सोच नहीं होनी चाहिए। मैं कहीं भी अगर किताबें देख लेती हूँ तो उसके बाद मुझे और कुछ नज़र नहीं आता, और मैं रोज़ जब तक कुछ पढ़ूँ नहीं तब तक मैं सो नहीं पाती, तो मुझे रोज़ पढ़ना होता है। मैं कुछ ना कुछ रोज़ पढ़ती हूँ। सिर्फ बैठ के सपने देखने से नहीं होता, सपने पूरा करने के लिए नींद में से उठना पड़ता है। तो जग कर के काम करो, सिर्फ प्लान मत करते रहो, राइट? क्योंकि प्लानिंग कई बार हमारे बहाने में तब्दील हो जाती है, जहां हम यही बहाना बनाते रहते हैं कि हम कर रहे हैं, अभी हम प्लान कर रहे हैं, अभी हमारा एक प्लान बना है, अभी हम दूसरा प्लान बना रहे हैं। उतना करने से बेटर है कुछ एग्जीक्यूट करेक्ट। अभी आप देखें जो नई जनरेशन है, आप जैसे जो बच्चे हैं, तो आप अभी पढ़ भी रहे हैं, साथ में आप पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, या आप अपना कोई चैनल रन कर रहे हैं, तो कल को आपके पास में 2 करियर ऑप्शंस तो रहेंगे। आप नौकरी करते हुए अपना चैनल भी चला सकते हैं। मैंने अपना पहला वेंचर स्वैश वो शुरू किया था जब मैं खुद 21 साल की भी नहीं थी। मेरी सारी किताबें कहीं ना कहीं एक्शन प्लान्स की तरह होती हैं। मतलब अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सोचने को मिलेगा, और आप उसको अगर थोड़ा सोचेंगे तो अपनी ज़िंदगी में उस किताब को कैसे अप्लाई करना है वो आपको समझ में आ जाए। मेरे को एक शब्द बहुत पसंद है कि हम लोगों को जेंडर इग्नोस्टिक होना नहीं आता। लोग कहते हैं जेंडर इक्वालिटी, मैं तो इक्वालिटी की बात ही नहीं। तो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा आज के इस पॉडकास्ट वीडियो में। तो हमारे साथ है वो व्यक्ति जो है द बेस्ट सेलिंग ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर,
leadership and parenting expert, a coach, serial social entrepreneur and a mom. तो उनका नाम है डॉक्टर स्वाति लोढ़ा मैम। स्वागत है मैम आज के पॉडकास्ट के लिए। ये हमारी टीम है जो हम बहुत एक्साइटेड थे ये पॉडकास्ट शूट करने के लिए और आज का ये दिन आ गया है। तो देर ना करते हुए चालू करते हैं आज के हमारे पॉडकास्ट के लिए। पहला आज एक क्वेश्चन है कि हमने आपकी बहुत जर्नी देखी हुई है, तो आपका ये जर्नी के बारे में हमें जानना है, आपका टीनेजर से लेके अभी तक के बारे में। ओके अभिषेक, सबसे पहले धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और जहाँ तक मेरी जर्नी का सवाल है, आप टीनेज से पूछ रहे हैं, लेकिन मैं उससे भी थोड़ा पहले से आपको बताती हूँ कि मेरी जर्नी शुरू हुई राजस्थान में। और राजस्थान भी कहने से ज़्यादा बेहतर होगा अगर मैं कहूँ कि रेगिस्तान में, क्योंकि मेरा सारा बचपन बिल्कुल बॉर्डर, हमारे हिंदुस्तान की सीमा पर एक छोटा सा कस्बा है जो एक ज़माने में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करता था। वो ज़िला है बाड़मेर। मेरी सारी स्कूलिंग बाड़मेर में हुई। ये वो जगह है जहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ आपको मिट्टी और मिट्टी के टीले दिखाई देते हैं। और वहाँ पर एक केंद्रीय विद्यालय था जहाँ पर मेरी सारी स्कूलिंग हुई। और वहाँ से पढ़ने के बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी ये सब राजस्थान में जोधपुर जो जगह है वहाँ से किया। वहीं पर उसके बाद कई सालों तक काम किया और फिर बॉम्बे आए हुए भी अब लगभग मुझे 15 साल होने आ गए। 15 साल जी। तो काम करते हुए 25 साल हो गए हैं। और उसके पहले की जो जर्नी है वो सारी मेरी राजस्थान में हुई है। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं एक ऐसी जगह से हूँ जहाँ से बहुत सारे लोग, स्पेशली लड़कियाँ बहुत कम वहाँ पढ़ पाती हैं। लेकिन मेरे पेरेंट्स, चूँकि मेरे पिताजी डॉक्टर हैं और मेरी माँ और पिताजी दोनों हमेशा से ये चाहते थे कि नहीं तुम्हें पढ़ना है, तो उन्होंने बहुत इस चीज़ पे ज़ोर रखा कि हमें पढ़ाई करनी है। तो इसीलिए हमने कभी ये नहीं सोचा कि यहाँ कोई नहीं पढ़ रहा तो हमें भी नहीं पढ़ना है। तो हम लगातार पढ़ते रहे, कोशिश करते रहे। तो मेरी बहन और मैं, हम दोनों, 2 बहनें हैं हम, और हम दोनों ने लगातार पढ़ाई की। तो उसकी वजह से ही जहाँ भी मैं पहुँची वहाँ पहुँच पाई। तो ये रेगिस्तान से हार्वर्ड तक का सफ़र मैंने किया है और अभी फ़िलहाल मुंबई में। सो मैम, आपका जो ये पूरा डाइवर्स बैकग्राउंड है हमें देखने मिलता है, तो ये जो सब बातें हैं वो आपने कैसे मैनेज की, इसके बारे में हमें जानने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। सो अभिषेक, कैसे है कि बैकग्राउंड डाइवर्स कैसे हो जाता है जब आपकी बहुत सारी चीज़ें करने की इच्छा होती है या आप बहुत सारी चीज़ें अच्छे से कर पाते हैं, तो आपको लगता है कि इनमें से कौन सी चीज़ को छोड़ूं और कौन सी चीज़ को करूं। तो मुझे ऐसे लगा कि किसी को भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारी चीज़ों को साथ में कर सकती हूँ। तो मैं जब स्कूल में थी तभी से मैं कविताएँ लिखती थी और हिंदी में बहुत कविताएँ लिखती थी। तो 12वीं में मेरी पहली किताब, जो कविताओं की किताब थी, वो छपी। जब मैं थोड़ा और बड़ी हुई और मैंने MBA किया और मैंने अपना पहला वेंचर स्वैश वो शुरू किया था जब मैं खुद 21 साल की भी नहीं थी। तब मैंने वो वेंचर शुरू किया और वो शुरू करने के बाद जो सीखा उसकी वजह से वहाँ के एक्सपीरियंसेस को लेके मैंने पहली किताब लिखी, कम ऑन गेट सेट गो, जो आपको यहाँ दिख भी रही है। तो वो किताब लिखी। तो जब ये लिखी तो मुझे समझ में आया कि मुझे सिर्फ कविताएं नहीं, बाकी भी लिखने का शौक़ है। तो मैं किताबें लिखना मैंने जारी रखा। जब मैंने PhD कर ली तो मैं एजुकेशन में आ गई। जोधपुर का पहला, वेस्टर्न राजस्थान का पहला मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो 2002 में वहाँ शुरू हुआ, उसकी मैं डायरेक्टर रही लगभग 9 साल तक। तो वो भी उसके साथ साथ शुरू हो गया। तो मतलब मैं पढ़ाई करते करते लिखने का शौक़ था, तो उससे किताबें लिखने लगी। वो करते करते चूँकि PhD करके और काम करने लगी, तो स्वैश मैंने, बहुत मेरी इच्छा थी कि राजस्थान में रहने वाले जो बच्चे हैं, जो यूथ है, उनको सॉफ्ट स्किल्स के बारे में कुछ नहीं पता होता। उन्हें बोलने में, अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट करने में बड़ी मुश्किल आती है। तो उन सॉफ्ट स्किल्स को सिखाने के लिए, लाइफ स्किल्स को सिखाने के लिए हमने स्वैश शुरू किया। तो वो भी इच्छा थी, तो स्वैश शुरू किया। कॉलेज में डायरेक्टर रही, किताबें लिखना, ये सारे काम मेरे साथ साथ चलते रहे। तो कभी भी जब कोई मुझे पूछता है कि आपको कितने सालों का एक्सपीरियंस है, तो मुझे हमेशा इस सवाल का जवाब देना मुश्किल लगता है, क्योंकि हम एक्सपीरियंस को लीनियर काउंट करते हैं। स्टार्ट बुक लिखना 12th में स्टार्ट कर दिया। तो मेरी पहली किताब 12वीं में आ गई। उसके बाद में इतनी किताबें मैंने लिखी। मैं स्वैश भी चलाती थी, उसको रन करने के साथ साथ मैं कॉलेज में डायरेक्टर भी थी। तो मेरे तो साइमल्टेनियस करियर्स चलते रहे हैं।
तो अब उस एक्सपीरियंस को हम अगर 3 गुना करके काउंट करें तो मेरी जितनी उम्र है मेरा एक्सपीरियंस भी उतना ही है। करेक्ट। लेकिन चूंकि मैं सारे काम साथ साथ कर रही हूँ, अभी भी मैं यहाँ कॉलेज में MIT इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में डायरेक्टर हूँ, लेकिन साथ साथ मैं लगातार किताबें लिखती हूँ। मेरी हर साल तकरीबन एक किताब आ जाती है, तो मैं दोनों काम अभी भी साथ में करती हूँ। मुझे जहाँ ट्रेनिंग्स करने का मौका मिलता है मैं वो भी करती हूँ। तो इट इज़ अ साइमल्टेनियस पोर्टफोलियो ऑफ करियर्स। सो मेरा एक और क्वेश्चन है कि ये जो आपका डाइवर्स बैकग्राउंड है, तो ये ऐसा डाइवर्स बैकग्राउंड जो है वो सबका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब ये अच्छी बात है? मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप किसी एक चीज पे डिपेंड नहीं करते। क्योंकि हम बोलते हैं कि सोनार का काम सिर्फ सोनार ही करना चाहिए, उससे अच्छा तो सब काम सीखे। क्यों नहीं? वो जमाना चला गया जब हम कहते थे कि आप किसी एक फील्ड के स्पेशलिस्ट हो और बाकी फील्ड्स में आप काम नहीं करें। क्यों? हम एक फील्ड से ज़्यादा में स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। हमारी लर्निंग कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। हम एक काम से बेहतर अगर 2-3 काम भी कर सकते हैं तो क्यों ना करें। और आजकल तो हम ऐसे देखते ही हैं, अभी आप देखें जो नई जनरेशन है, आप जैसे जो बच्चे हैं, तो आप अभी पढ़ भी रहे हैं, साथ में आप पॉडकास्टिंग कर रहे हैं या आप अपना कोई चैनल रन कर रहे हैं, तो कल को आपके पास में 2 करियर ऑप्शंस तो रहेंगे। आप नौकरी करते हुए अपना चैनल भी चला सकते हैं और हो सकता है आगे जाकर इससे आपको कोई और रास्ता भी मिल जाए तो आप वो भी बखूबी साथ साथ कर सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। और हम मल्टी डायमेंशनल लोग हैं, हम 2 डायमेंशनल लोग तो हैं नहीं, हम मल्टी डायमेंशनल हैं, तो हम एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो जैसे कि मैम हम सब बोलते हैं कि हमारे लाइफ में प्लान ए और प्लान बी होना चाहिए और प्लान सी भी होना चाहिए, तो आपका ओपिनियन क्या है उसमें कि प्लान ए, बी और सी के बारे में? मैं बहुत बड़ी प्लानिंग की फ़ैन नहीं हूँ, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि हमें प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी पहले से बना के रखने चाहिए। आपके पास प्लान ए है, आप काम करना शुरू कीजिए। जब आप प्लान ए पे काम कर रहे होंगे, करते करते आपको कहीं और छोटे छोटे कुछ प्लान ए प्लस, प्लान ए प्लस नज़र आ जाएं, आप उस पर चलना शुरू कर दीजिए। वहाँ चलते चलते अगर कोई प्लान बी दिख जाएगा तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हमारा एक जो हमारे सोसाइटी का एक बहुत बड़ा लगाव स्टेबिलिटी के प्रति है, उसकी वजह से हमारे पेरेंट्स, हमारा समाज ये चाहता है हर समय कि हमारे पास सब कुछ स्टेबल होना चाहिए। इनकम स्टेबल होनी चाहिए, फैमिली स्टेबल होनी चाहिए, करियर स्टेबल होना चाहिए। तो सब चीज़ों को स्टेबल करने के लिए हमें ये कहा जाता है कि एक प्लान बनाओ, फोकस करके उस पर चलो, इधर उधर जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है अगर एक नहीं तो प्लान बी रखो, ताकि अगर प्लान ए वर्क नहीं करे तो आप प्लान बी पर आ जाओ। और मेरा ये सोचना है कि प्लान ए काम नहीं करे तब प्लान बी पर आना ज़रूरी नहीं है। हमारा प्लान ए है, उसमें से हमारे पास कुछ और ट्रिब्यूटरीज प्लान्स की निकल जाएंगी। प्लानिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूशन होता है। थोड़ा सा प्लान करके एग्जीक्यूट करो, कुछ करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये प्लान चल रहा है या नहीं, और एग्जीक्यूट करने से अगला प्लान क्या बनेगा वो भी समझ में आ जाता है। तो एग्जीक्यूशन की स्पीड और एग्जीक्यूशन की थोड़ी जल्दी रखनी चाहिए। और अगर आप प्लान करते हैं, नहीं चलता है, तो तुरंत उसको फेलियर को मान के दूसरे प्लान की तरफ चले जाओ। उसको उसके पीछे पड़ना कि नहीं मैंने तो यही सोचा है, नहीं मैं तो यही करूँगा या करूँगी, दैट्स नॉट फेयर। तो प्लानिंग शुड बी फ्लूइड, इट शुड नॉट बी स्टैटिक कि हमने ये प्लान कर लिया, मैंने 5वीं क्लास में सोच लिया कि मुझे तो पायलट ही बनना है, तो अब भले ही मेरी आंखें कमज़ोर है, मैं कुछ भी करूँगा लेकिन पायलट ही बनूंगा, ऐसे नहीं होता है। और आपको फ्लूइड रखना चाहिए और प्लान्स को जल्दी चेंज करने से कभी रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। हम लोगों को चेंज से तकलीफ होती है, तो हम एक बार जो सोच लेते हैं, हम सोचते हैं कैसे भी हो इसी पे लगे रहो। पेरेंट्स को भी लगता है कोई चीज़ शुरू कर दी तो अब यही कंप्लीट करो, क्योंकि अगर तुम कंप्लीट नहीं करोगे तो जो टाइम तुमने लगाया वो वेस्ट हो जाएगा। आप ये नहीं समझ रहे कि जो टाइम वेस्ट हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन अभी आप आगे भी बहुत सारा टाइम और वेस्ट कर देंगे। तो वो जो एक कॉस्ट है ना, संक कॉस्ट, वो हम नहीं समझते। लेकिन प्लान बदलना बिल्कुल सही बात है, और प्लान्स चेंज करना, जल्दी जल्दी चेंज करना, बहुत सारे प्लान साथ में रखना इज़ ऑल फाइन, बट फॉर मी एग्जीक्यूशन इज़ इम्पोर्टेंट। सबसे ज़रूरी है कि आप जो करना चाहते हैं उसको एग्जीक्यूट करें। सिर्फ बैठ के सपने देखने से नहीं होता, सपने पूरा करने के लिए नींद में से उठना पड़ता है। तो जग करके काम करो, सिर्फ प्लान मत करते रहो, राइट? क्योंकि प्लानिंग कई बार हमारे बहाने में तब्दील हो जाती है, जहां हम यही बहाना बनाते रहते हैं कि हम कर रहे हैं, अभी हम प्लान कर रहे हैं, अभी हमारा एक प्लान बनाया, अभी हम दूसरा प्लान बना रहे हैं। उतना करने से बेटर है कुछ एग्जीक्यूट कर लो। करेक्ट।
तो मैम आपके हिसाब से सक्सेस का डेफिनेशन क्या है, आपका सक्सेस मंत्र क्या है? अभिषेक, मेरा सक्सेस मंत्रा कोई भी नहीं है, क्योंकि मेरे कांटेक्ट में जितने भी स्टूडेंट्स मेंटीज आते हैं, मैं सबको यही कहती हूँ कि सक्सेस इज़ एज पर्सनल एज योर टूथ ब्रश इज़। मतलब आपकी सक्सेस मैं डिफाइन नहीं कर सकती, मेरे लिए सक्सेस का क्या अर्थ है आप डिफाइन नहीं कर सकते। जिस तरीके से हमारा टूथब्रश हमारा एकदम पर्सनल होता है, वैसे ही हमारी सक्सेस की स्क्रिप्ट एकदम पर्सनल होती है। पर्सनल मुझे क्या सफलता लगती है, हो सकता है आपको लगे कि ये बेवकूफ़ी है, और आपको जो सफलता लगेगी मुझे लगेगा इसमें क्या खास बात है। ऐसा संभव फ्रॉम पर्सन टू पर्सन परसुएशन। तो मैं आपके लिए सक्सेस डिफाइन नहीं कर सकती, आप मेरे लिए सक्सेस डिफाइन नहीं कर सकते। हर किसी को अपनी सक्सेस की स्क्रिप्ट खुद लिखनी होती है। तो आप देखें कि आपको क्या सफलता लगेगी, कहाँ पहुँचकर या कहीं नहीं पहुँचकर। अगर आपको लगता है कि आप सफल है तो आप सफल है। मैं आपके लिए सक्सेस डिफाइन नहीं कर सकती, या किसी किताब में आपकी सक्सेस का मंत्र नहीं मिलेगा। आपको पैसा कमाकर सफलता महसूस होगी, आपको प्रसिद्ध होकर महसूस होगी, आपको प्यार मिल जाएगा तो आपको महसूस होगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा तो भी आप सफल महसूस करेंगे। ये आप पर डिपेंड करता है। तो अपनी सक्सेस की डेफिनेशन खुद लिखो, किसी और से ना तो पूछो, ना किसी और ने कहा तो बिलीव करो। आपकी सक्सेस की डेफिनेशन आपको खुद लिखनी, जैसे आप चाहे वैसे लिखो, और जब मर्जी बदलो, पर वो हमारी डेफिनेशन होनी चाहिए। मुझे कोई भी चीज़ उधार लेने में कोई तकलीफ नहीं है, उधार की सोच नहीं होनी चाहिए। हमारी सोच अपनी होनी चाहिए। जब हमारी सोच अपनी होगी, हमारी सफलता भी अपनी होगी। तो मैम हमने जैसे देखा कि आपके लाइफ में भी बहुत आपने स्ट्रगल किया है, तो जब हम कभी फेलियर फील करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस पूरा लो डाउन हो जाता है। तो आपने कैसे टैकल किया ये सब जो स्ट्रगल में फेलियर आए ही हो गया आपके इसमें? अभिषेक, एक तो स्ट्रगल शब्द कोई बहुत मतलब मेरी पसंद का शब्द नहीं है। लाइफ में अच्छा बुरा सक्सेस फेलियर सब चलता है, और दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़। तो स्ट्रगल इज़ नॉट दैट आई फील जैसे मैंने स्ट्रगल किया है, बट हाँ फेलियर्स बहुत देखे हैं। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को पहले फेल होना चाहिए। अगर हम फेल हो जाते हैं या फेल होना सीख जाते हैं तो हम सक्सेस को भी इंजॉय कर पाते हैं। मैंने बहुत फेलियर्स देखे हैं, और मुझे लगता है कि फेलियर इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट देन सक्सेस। इफ़ यू लर्न टू फेल देन लाइफ इज़ ब्यूटिफुल। और मेरे फेलियर्स आप यूट्यूब पर मेरा एक बहुत टेड टॉक है ऑथेंटिक हैप्पीनेस पर, ऑथेंटिसिटी पर, अगर आप वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं 10th में फेल हो गई थी। That was my first failure, but that was the life defining failure for me. उस एक फेलियर ने मेरी लाइफ को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस किया। मैं आज जो भी हूँ उसको बनाने में उस फेलियर का बहुत बड़ा हाथ है। तो फेलियर से हम जितना सीखते हैं ना, सक्सेस से हम उसका 1% भी नहीं सीख पाते। वैसे ही मैम जैसे हम बोलते हैं कि फेलियर हमारे लिए जीरो नहीं होता, एक एक्सपीरियंस होता है। डेफिनेटली, और फेलियर बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आप हर लेवल पर सीखते हो। जब आप फेल होते हो तो आप अंदर से मजबूत होना सीखते हो, आप लोगों के रिएक्शंस को समझना, उनको देखकर रिस्पॉन्ड करना सीखते हो। क्योंकि जब आप फेल होते हो तभी आपको समझ में आता है कि आपके साथ असल में कौन खड़ा है, कौन है जो आपको कभी भी चेयर करेगा, और कौन है जो पहले मौका देखते ही आपकी मजाक उड़ाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपको सिर्फ तभी सीखने को मिलती है जब आप फेल होते हो। तो मेरा पहला फेलियर था जब मैं 10th में फेल हुई, और उसी एक फेलियर से मुझे लगता है कि मेरी जीवन की ऐसी दिशा बदली कि उसके बाद किसी भी फेलियर से मैं कभी ना घबराई ना मैं डरी, क्योंकि मुझे हमेशा लगा कि ये तो कभी भी हो सकता है, और दिस टू शैल पास, इवन इफ दिस हैपन्स, ये जाएगा और फिर कोई नया मुकाम आएगा, कोई नया समय आएगा। प्रोसेस यस, तो आपको फेल होने से कभी डरना नहीं चाहिए। रादर आई फील दैट वी शुड बी रेडी टू वेलकम फेलियर, कि कभी भी हम फेल हो सकते हैं, तो ब्रिंग इट ऑन। तो मैम अभी हम जानते हैं कि आपके एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, आपने कितने स्टार्टअप स्टार्ट किए, उसमें कितने सक्सेस हो गए, कितने फेलियर हो गए, उसके बारे में। मैंने अपनी जर्नी एज एन एंटरप्रेन्योर ही शुरू की, और मज़ेदार बात यह है कि मैंने जब मेरा पहला वेंचर शुरू किया स्वैश जोधपुर में सन 1997 में,
और जब वो शुरू किया तो मुझे शायद पता भी नहीं था कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। उस वक्त हम एंटरप्रेन्योरशिप जानते भी नहीं थे और शायद बहुत सारे लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी उस समय, क्योंकि अब स्टार्टअप्स इतने पॉपुलर हुए, उस समय ऐसा बिल्कुल नहीं था। सो 1997 में मैंने राजस्थान में अपना ये वेंचर शुरू किया, क्योंकि मुझे नौकरी करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मैं 9 से 5 की नौकरी नहीं करना चाहती थी, तो मैंने अपना काम शुरू किया और वो मैंने जोधपुर में शुरू किया और बहुत सक्सेसफुली उसको मैंने 1997 से 2011 तक रन किया। 2011 तक स्वैश चला। वो ऑफलाइन सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग प्लेस थी। हमने उसकी 2 फ्रेंचाइज भी दी उस वक्त और बहुत अच्छे से उसको रन किया। मैं उसको सक्सेस और फेलियर दोनों मानती हूँ। सक्सेस इसलिए क्योंकि 97 से 2011 तक मैंने उसको बहुत अच्छे से रन किया, और फेलियर इसलिए कि उसके आगे मैंने उसका फ्रेंचाइज रन करने की कोशिश की, लेकिन जो राजस्थान से जब मैं मुंबई मूव कर गई तो मुझे एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देने की आदत थी। मुझे उस काम को मैं खुद इन्वॉल्व होने की आदत थी। जब वो काम कोई और करने लगा तो मुझे ऐसे लगा कि मैं उसे बहुत अच्छे से नहीं संभाल पा रही हूँ, और मुझे ऐसे भी लगा कि हम जो एक्सपीरियंस बच्चों को देना चाहते थे वो नहीं मिल पा रहा। तो मैंने उसको बंद कर दिया उसके बाद 2014 में। मुझे अब ऐसे लगता है कि अगर मैंने उसका कोई ऑनलाइन वर्जन बनाया होता, या अभी भी मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि आपको स्वैश ऑनलाइन करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि वो फेलियर है कि मैंने उसका ऑनलाइन वर्जन नहीं क्रिएट किया। और बहुत सारे स्टूडेंट्स, लगभग वहाँ हमारे इतने सालों में 7-8 हज़ार बच्चे स्टूडेंट्स रहे होंगे स्वैश में, तो उसमें से हमारा अभी भी एक एलुमनाई एसोसिएशन है। तो जो बच्चे अभी भी मुझे मिलते हैं, मुझसे टच में रहते हैं, वो अक्सर कहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए ऑनलाइन शुरू कर लीजिए अब। तो इट विल रन, और बहुत बच्चों को इसकी ज़रूरत है, बड़ों को भी इसकी ज़रूरत है। तो ये सक्सेस भी था, और चूंकि मैंने उसको ऑनलाइन शुरू नहीं किया तो वो मेरा फेलियर भी है। और इसके बाद एक और स्टार्टअप जो मैंने शुरू किया, वो उसका नाम उल्टा स्कूल है, और उसको मैंने शुरू तो कर लिया है, लेकिन और उसमें बहुत मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, बट चूंकि वही बात जो अभी आप कह रहे थे कि ये डाइवर्स बैकग्राउंड, तो मैं चूंकि इतनी चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ कि अभी उसको समय नहीं दे पा रही हूँ। तो मैं एज अ डायरेक्टर इतना काम होता है, फिर मैं कहीं ना कहीं किताबें जो लिखती हूँ उसमें बिजी हूँ। तो उल्टा स्कूल मैंने शुरू ज़रूर कर लिया है, लेकिन मैं उसको अभी बहुत अच्छे से आगे नहीं लेके जा रही हूँ। आई एम ट्राइंग, पर देखते हैं, उसका भी समय आएगा। उल्टा मीन्स अनलर्न एंड लर्न टू एज। तो ये सीनियर सिटीजन्स के लिए एक ट्रेनिंग प्लेस है, सीनियर सिटीजन्स की एक कम्युनिटी बनाने की कोशिश है। पर हाँ, मुझे जितनी मेहनत उसमें करनी चाहिए मैं नहीं कर रही हूँ। ऑल अबाउट एजुकेशन रिलेटेड मैम? इट इज़ नॉट, हाँ, इट इज़ लेस एजुकेशन, बट येस इट इज़ मोर ऑफ प्रिपरेशन टू स्टे एंगेज्ड, एम्प्लॉयबल एंड एनर्जाइज्ड till your last years. That is what उल्टा स्कूल is all about. तो मैम अभी हमें दिखाई देता है कि आपका जो कम्युनिकेशन का कमांड है वो बहुत पावरफुल है, तो वो हमें ये यूथ को वैसे पावरफुल बनने के लिए कम्युनिकेशन में, तो वो क्या ओपिनियन दे सकते हैं आपका इसके बारे में? अभिषेक, कम्युनिकेशन को हम उतनी इम्पोर्टेंस देते नहीं है जितनी हमको देनी चाहिए, और आपकी जनरेशन में मुझे ये बहुत महसूस होता है कि हमें जितना भाषा पर ध्यान देना चाहिए आप लोग नहीं देते हैं। और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आपके विचार सही हैं, बैलेंस्ड हैं, आप सोचते साफ हैं, तो आपको बोलने में कोई तकलीफ़ होनी नहीं चाहिए। और अपने विचारों को सही तरीके से संप्रेषित करना, कम्युनिकेट करना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन हमें मुश्किल क्यों होती है? क्योंकि हम अपनी भाषा पर, बोलने के तरीके पर, सही ग्रामर पर, उच्चारण पर ध्यान नहीं देते। हमें लगता है कि चलता है ना, बात समझ में तो आ गई, आपको मेरी भावना, मेरी फीलिंग समझ में आ गई। लेकिन जब भी आप कोई अच्छा गाना सुनते हैं, अगर आप सिर्फ लिरिक्स सुनेंगे तो उतना मज़ा थोड़ी आएगा। जब आप उसको पूरा म्यूज़िक के साथ सुनते हैं, आप उसमें उस भाव के साथ सुनते हैं, जैसे अगर आप लता जी को गाते हुए सुनेंगे तो आपको उसका पूरा फील समझ में आएगा। वैसे ही जब कोई अच्छा बोलता है तो हमें ऐसा लगता है कि वो बोलता ही रहे।
तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और उस मेहनत की शुरुआत यहीं से होती है कि आप अपनी भाषा को समझें। जो भी भाषा आप बोलते हैं, आप मराठी बोलें, हिंदी बोलें, अंग्रेज़ी बोलें, संस्कृत बोलें, जो आप बोलना चाहें, लेकिन जो भी भाषा बोलते हैं उसकी इतनी इज्जत करिए कि उसको साफ बोलिए, शुद्ध बोलिए। अभी हम जब हिंदी बोलते हैं, हमारी हिंदी में अंग्रेज़ी, मराठी सब मिक्स हो जाती है, तो उस वजह से वो जो खिचड़ी बनती है ना, वो हिंदी को भी बुरा लगता होगा, अंग्रेज़ी को भी बुरा लगता होगा, और मराठी को भी बुरा लगता होगा, और जो सुन रहा है उसको भी अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है कि हम काम चला रहे हैं, लेकिन काम चलाऊ काम तो फिर काम चलाऊ ही है ना। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी चाहिए कि आप अच्छे लोगों को सुने, अच्छा पढ़ें, तो आप अपने आप अच्छा बोल भी पाएंगे। जब आप अच्छे लोगों को सुनते हैं जो साफ बोलते हैं, जो और उसके लिए क्लिष्ट भाषा ज़रूरी नहीं कि आप टफ चीज़ें बोलें, आप सिंपल चीज़ बोलें, लेकिन आप उसको साफ बोलें, सही मॉड्यूलेशन में बोलें, कहाँ पे पॉज देना है वहाँ पॉज देकर बोलें, गलत जगह पर ऐसे नहीं कि बोलते हुए कहीं भी रुक गए, कहीं से भी फिर सेंटेंस शुरू कर दिया, तो मज़ा नहीं आता है। और जब जिसे अच्छी भाषा सुनने बोलने का शौक़ होता है, जो अच्छी भाषा सुनता बोलता समझता है, उसे जब कोई ऐसे बात करता है ना, तो बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता। तो मुझे कम से कम बड़ी तकलीफ़ होती है जब मैं आज के बच्चों को देखती हूँ जो कोई भी भाषा सही नहीं बोलते, ना सही बोलते हैं ना सही लिखते हैं, लिखने में भी नहीं आता। इमोजीज से काम चलाने वाली जनरेशन हो गई है ये। तो आप लोग इमोजी ज़्यादा बनाते हैं, लिखते कम हैं, तो न स्पेलिंग्स करेक्ट होती हैं, न पंक्चुएशन करेक्ट होता है, और बोलते समय भी जैसे मैं आपको भी सुन रही हूँ तो आप बोलना बहुत अच्छा चाहते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है कि आप कोशिश करें कि हिंदी भी साफ बोलें, मराठी जब बोलें तो भी आप अच्छी मराठी बोलते हैं, मैंने सुना है, तो आप मराठी भी अच्छी बोलें। तो जो भी भाषा बोल रहे हैं कोशिश करें कि हम उसको साफ बोल पाएँ, और उसके लिए भाषा के लिए एक लगाव चाहिए, अनुराग चाहिए कि मुझे ये भाषा पसंद है तो मैं गलत बोल ही नहीं सकती, मुझे उसे सही तरीके से ही बोलना है। और कोई गलत बोलता है तो एकदम ऐसा लगता है जैसे किसी ने कुछ कान में शीशा चुभा दिया ऐसा महसूस होता है। ओके तो मैम, जैसे कि हमने शैलेश सर को हमारे टेलीविज़न पे बचपन से मैंने देखते हैं खुद, और हमारी टीम ने भी देखा हुआ है जी। तो मैम, शैलेश सर का जो बैकग्राउंड है वो एक कवि है, एक्टर है, डायरेक्टर है, और आप भी एक कवि, आप भी लिखते थे, और अब भी आप कॉर्पोरेट लाइफ में। तो आपके दोनों के जो थॉट्स हैं वो कैसे होते हैं घर पे रहने के बाद, और जो क्लैश होते हैं उसके बारे में थोड़ा। अभिषेक, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो वो ये है कि शैलेश और मैं ऑफ कोर्स हम 28 साल से साथ में हैं, और पर्सनली हम बहुत मिलते जुलते हैं। बहुत सारी चीज़ों पर, जैसे उनको लिखने का बहुत शौक़ है, मैं भी बहुत लिखती हूँ, लेकिन वो हिंदी में ज़्यादा लिखते पढ़ते सुनते हैं, मैं अंग्रेज़ी में ये सारे काम ज़्यादा करती हूँ। और हमारे विचार बहुत सी चीज़ों पर बहुत मिलते भी हैं और बहुत सारी चीज़ों पर बिल्कुल नहीं मिलते। तो ऑफ कोर्स जब दो लोग बहुत सोचते हैं तो क्लैशेस होना तो बिल्कुल वाजिब है। तो मेरा बहुत सिंपल सिद्धांत है, मैं कभी भी 5 मिनट से ज़्यादा उनसे बात नहीं करती, क्योंकि अगर हम 5 मिनट से ज़्यादा बात करते हैं तो छठे मिनट में हमारा कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट पक्का होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारे विचार मिलें। और प्रोफेशनली उनका प्रोफेशन अलग है, मेरा प्रोफेशन अलग है। जब हमने स्वैश शुरू किया था तो हम दोनों वहाँ पर बच्चों को सॉफ्ट स्किल्स, यूथ को वर्कशॉप्स दिया करते थे, तो वहाँ शैलेश भी इन्वॉल्व रहते थे। लेकिन जैसे जैसे वो टीवी में ज़्यादा मसरूफ़ हो गए, क्योंकि कविता और कवि सम्मेलन तो वो शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका ये काम और बढ़ता चला गया तो डेफिनेटली हमारे रास्ते और प्रोफेशनली वेरिड हो गए। तो प्रोफेशनली हम ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते, क्योंकि न वो कभी मेरे प्रोफेशन में कोई दखल देते हैं, न मैं उनके प्रोफेशन में दखल देती हूँ। तो हम दोनों बिल्कुल प्रोफेशनली अलग काम करते हैं। ज़्यादातर मुझे पता भी नहीं होता कि वो क्या काम कर रहे हैं। वो इतने सालों तक टेलीविज़न पर काम करते रहे, मुझे याद नहीं कि मैंने कभी उनके सेट पर भी मैं कभी गई हूँ, या मैं कभी मतलब मैंने प्रोफेशनली उनके बाकी सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट किया हो, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि सेम गोज़ विद हिम, वो मेरे प्रोफेशनल स्पेस में कभी नहीं आते, तो इट इज़ जस्ट द सेम। तो प्रोफेशनली हम अपने चीज़ों को बिल्कुल अलग रखते हैं, और पर्सनली वी आर ऑलवेज टुगेदर, सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। और नॉर्मली
कोई भी लोग जब हमेशा साथ रहते हैं तो उसमें झगड़ा होना, उसमें डिसएग्रीमेंट होना तो बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं ना, डिसअपॉइंटमेंट भी उसी से होता है। तो जिसको आप ज़्यादा जानेंगे उसमें आपको अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों मिल जाएंगी ना। तो उनको भी मेरी बहुत सारी चीज़ों से ऐसा लगता है कि ये ऐसा क्यों है, और मुझे भी बहुत सारी चीज़ों में ऐसा लगता है कि व्हाई आर यू लाइक दिस। तो वो डिसएग्रीमेंट भी होता है, लेकिन देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर एंड दैट इज़ हाउ रिलेशनशिप्स वर्क फॉर लॉन्ग टाइम। तो मैं एज अ पर्सन उनका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और इसी वजह से मुझे ऐसे लगता है कि यू कैन नॉट हैव अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप अनलेस यू रिस्पेक्ट समवन। मेरे लिए लविंग समवन, ट्रस्टिंग समवन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट रिस्पेक्टिंग समवन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. So unless you respect someone, you cannot have a relationship which will last for long or which will see the test of time. तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ज़रूरी है कि हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर फोकस करें, और ये सभी के लिए ज़रूरी है. मतलब ये मैंने आपको रिलेशनशिप एडवाइस दी है. या मैम, तो मैम एक शैलेश सर की एक कौन सी कविता जो आपको बहुत पसंद आती है, ऐसे 2 लाइन? नहीं, उनकी कविता की 2 लाइन में तो कोई कविता ही नहीं है उनकी. वो इतनी लंबी लंबी कविताएं लिखते हैं. उनकी सारी कविताएं बहुत लंबी होती हैं क्योंकि वो परफॉर्मेटिव पोएट हैं. तो वो परफॉर्म करते हैं, साथ में अपनी कविता सुनाते हैं, और उनकी कविता वही सुना सकते हैं क्योंकि वो उन्हीं के मुंह से अच्छी लगती है. उनका जो तरीका है सुनाने का, उनका जो ओज है जिससे वो सुनाते हैं, उनका जो स्टाइल है, वो कोई और नहीं पकड़ सकता. सिमिलर लाइक कम्युनिकेशन मैम. बिल्कुल. तो वो मैं नहीं कह सकती, और उनकी कविताएं मुझे बहुत सारी हैं जो पसंद हैं. और आप चाहें तो आपको कभी उनको लाइव सुनने का मौका मिले तो ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि लाइव वो 1.5 घंटा 2 घंटा एक साथ परफॉर्म करते हैं. और जब आप उनका एन इवनिंग विद शैलेश लोढ़ा जो उनके प्रोग्राम्स होते हैं अगर कभी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ कैन वन गिव यू अ मास्टर क्लास इन कम्युनिकेशन इन 90 मिनट्स. तो ही इज़ अ पर्सन जो आपको 1.5 घंटे में एक पूरा कम्युनिकेशन पे क्लास दे सकते हैं. जब आप उनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर शब्द को सिर्फ मुंह से बोलना काफ़ी नहीं होता. वो शब्द मुंह से बोलने से शब्द नहीं बनता. वो शब्द तब बनता है जब हमारा हाव भाव, हमारा मॉड्यूलेशन, हमारी फीलिंग सब उसमें शामिल होती है. तो वो जब बोलते हैं तो ऐसा ही महसूस होता है कि उनका दिल दिमाग सब उस शब्द में साथ में बाहर आ रहा है. ओके मैम, ज़रूर हमें उनको लाइव सुनने के लिए पसंद आएगा. हमें पता लगता है कि ट्रैवल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें लाइफ में एक्सपीरियंस देने के लिए. उसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है? और सेकंड थिंग, आपने जो आपके नेटवर्क्स और ये कनेक्शंस बनाए तो वो कैसे बनाए, उसके बारे में. ओके. तो पहला सवाल जो आपने ट्रैवल के बारे में पूछा, तो मुझे ट्रैवल हमें बहुत कुछ सिखाता है, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप सिर्फ नई जगह नहीं देखते, आपका नज़रिया भी बदलता है. और आप जिनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप जिनके साथ ट्रैवल करेंगे उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो मैं अकेले ट्रैवल करना भी बहुत पसंद करती हूँ. मैं अपने सिर्फ कुछ विमेन फ्रेंड्स के साथ भी काफ़ी ट्रैवल करती हूँ. जैसे मैं एक साइकिलिंग ट्रिप के लिए जाती हूँ अक्सर. तो हम कभी स्विट्ज़रलैंड गए, फिर हम इटली गए, तो वहाँ पे हम 1 हफ्ते का साइकिलिंग ट्रिप करते हैं, जहाँ पे हम सिर्फ रोज़ 50 मील साइकिल चलाते हैं. तो वो ट्रिप्स करने का मुझे बड़ा शौक़ है. और जब वहाँ जाते हैं तो बहुत नेचर तो है ही आसपास, उसके अलावा भी हमें नई जगह देखने को मिलती है, नई जगह के लोग, वहाँ का कल्चर, वो सब देखने को मिलता है. हिंदुस्तान में भी मुझे घूमने का बड़ा शौक़ है, और मैं और शैलेश हम दोनों को घूमने का बहुत शौक़ है. तो और हम कभी भी ऐसे भी घूमने चले जाते हैं कि सुबह गए और शाम को वापस आए, लेकिन एक ही दिन में हम कभी तीर्थ यात्रा करके आ जाएंगे, कहीं मंदिर जाके कोई दर्शन करके आएंगे, या फिर कहीं पर भी अचानक कोई छोटी सी ट्रिप बना के चले गए. मुझे बहुत लंबी ट्रैवल्स का शौक़ नहीं है, क्योंकि लंबी ट्रैवल्स में थोड़ी मुझे बोरियत होने लगती है. तो मैं शॉर्ट ट्रिप्स करना पसंद करती हूँ. 1 हफ्ते से ज़्यादा घूमने जाना मुझे पसंद नहीं आता, पर उस 1 हफ्ते में आपको रिन्यूअल फील होता है. आपको लगता है कि आप कहीं गए, नई चीज़ देखी, और उन चीज़ों से जो सीखा उसको आप जल्दी से अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं जब आपने छोटा ट्रैवल किया.
तो मुझे बैक एंड फोर्थ अच्छा लगता है, तो मैं शॉर्ट ट्रिप्स करके दोबारा अपनी रेगुलर रूटीन लाइफ में आना पसंद करती हूँ, फिर वापस कुछ शॉर्ट ट्रिप्स करके रेगुलर लाइफ में आना पसंद करती हूँ। मुझे ये कम पसंद आता है कि आप अचानक लंबे समय के लिए आप किसी चीज़ से बाहर रहें फिर आप वापस अंदर आए, तो वो डिस्टर्ब लगता है थोड़ा। और बहुत ट्रैवल में सीखने को मिलता है। दूसरी बात आपने पूछी कनेक्शंस, मुझे ये शब्द थोड़ा कम पसंद है, क्योंकि कनेक्शन से ऐसे लगता है जैसे हम कोई मैकेनिकल काम कर रहे हैं। तो मैंने आज तक कोई भी दोस्ती रिश्ता ऐसा नहीं बनाया जिसमें ये सोच के वो रिश्ता बना हो कि इससे कुछ फ़ायदा हो। और हम आजकल यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम हर चीज़ में ये सोचते हैं कि नेटवर्किंग शब्द भी मुझे कोई बहुत पसंद नहीं है, क्योंकि नेटवर्किंग से सुनते ही समझते ही ऐसा लगता है जैसे हम अपने फ़ायदे के लिए किसी से मिल रहे हैं। बड़ा ट्रांजैक्शनल फीलिंग है उस वर्ड में। तो मैंने कभी नेटवर्किंग नहीं की, मैं कभी नेटवर्क नहीं करती, पर मुझे दोस्ती करना अच्छा लगता है, मुझे लोगों को जानना अच्छा लगता है। तो मैं अगर कहीं किसी इवेंट में, किसी फंक्शन में भी कभी जाती हूँ, तो मैं कभी, मुझे याद नहीं कि मैं वहाँ 15-20 लोगों से मिली हूँ। मैं जाती हूँ, मैं 2 या 3 लोगों से मिलती हूँ, और अगर मैं वहाँ 1 घंटा हूँ तो मुझे लगता है आधा घंटा किसी एक के साथ में ही इतना स्पेंड करती हूँ कि मैं उसको इतना जानूँ कि नेक्स्ट टाइम हम कभी भी मिलें तो मैं उसको अपना दोस्त कह सकती हूँ। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी अपने विजिटिंग कार्ड्स बांटे हों, कभी किसी को दिए हों कि मैं ये हूँ, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। जहाँ भी मैं होती हूँ, आई वॉन्ट टू मीट 1 or 2 people, बट देन आई वॉन्ट टू नो देम, दे शुड नो इनफ अबाउट मी दैट वी कैन कंटिन्यू the relationship if we like each other. But I cannot make connections, I cannot think about followers, I cannot think about having a lot of people on my social media profiles, because उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, और मैं कभी किसी से ये सोचकर नहीं मिलती कि इससे मेरा कनेक्शन बन जाएगा। क्योंकि अगर हमें एक दूसरे का साथ अच्छा लगेगा, प्रोफेशनली अगर हमें कोई रिलेशनशिप बनती है तो हम मिलते जुलते रहते हैं, बातचीत होती है, हमेशा उसमें मैं कुछ मीनिंग ज़रूर ढूंढती हूँ कि उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, हम जो कर रहे हैं उससे किसी को कुछ डिफरेंस मिलना चाहिए, वो मेरी कोशिश रहती है। लेकिन फ़ायदे के लिए कोई कनेक्शन बनाना या प्रोफेशनली आगे बढ़ने के लिए नेटवर्क करना, वो थोड़ा सा गलत नहीं है, मेरे लिए मुश्किल है। मतलब मुझे लगता है कि ये बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि मैकेनिकल अप्रोच है, वो मुझसे नहीं हो पाता। तो मेरी जिससे भी दोस्ती है वो ऐसी है कि मैं उनको किसी भी समय फ़ोन कर सकती हूँ, मैं उनको अधिकार से ये बोल सकती हूँ कि मेरा ये काम करना है, कर देना। पर ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स आर डिफिकल्ट। जैसे बोला जाता है कि वुमेन कुछ नहीं कर पाती, बट हम देखा जाए तो अपने घर से मेरी मम्मी का एग्जांपल मैं लेता हूँ कि मेरे मम्मी, सुबह हमारा एक छोटा सा बिजनेस है, सुबह हम उठ के, मेरी मम्मी कॉलेज आने से पहले मेरे लिए टिफ़िन बना के रखा हुआ होता है। मम्मी बिजनेस करने के बाद आती है, पापा बहन के लिए खाना बना देती है और फिर वापस से जॉब के लिए चली जाती है। तो कौन ऐसे कहता है कि वुमेन कुछ नहीं कर पाती इतना सब कुछ करने के बावजूद भी? नहीं, ये किसने कहा कि वुमेन कुछ नहीं कर सकती या नहीं कर पाती? ये मुझे ये चीज़ें सुनाई भी नहीं देती, और जो कह रहा है वो मेरे लिए एग्जिस्ट भी नहीं करता। तो मुझे इस चीज़ से बिल्कुल ही मैं वास्ता ही नहीं रखती इस सोच से, इस थॉट से, क्योंकि ये सोच सिर्फ नेगेटिव ही नहीं, ये सोच गलत है। अगर आप कोई भी ऐसा सोचता है, ये सोचना कि वो कुछ नहीं कर पाती या वो कुछ कर पाती, आपको किसने अधिकार दिया सबसे पहले तो कि आप जज करें या आप सोचें कि एक महिला, एक औरत क्या कर सकती है और क्या कर पाती है? आप कौन हैं ये बताने वाले? तो आपको ये जज करने का अधिकार नहीं है। और अगर कोई महिला कुछ नहीं कर पाती तो आप जहाँ हैं वहाँ बैठे नहीं होते, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि मुझे सख्त एतराज़ इस चीज़ से होता है कि हमारी जो सोसाइटी है उसका सोचने का तरीका यही है कि हमें महिलाओं को अलाउ करना है या हम उन्हें कुछ करने की इजाज़त देंगे। मैंने न इजाज़त मांगी, न मुझे कोई अलाउ कर सकता है कि ये करना है या ये नहीं करना है, बिकॉज़ उसकी जगह ही देना गलत है।
तो एज अ वुमन मैं हर लड़की, हर औरत, मेरे से छोटी बड़ी, जो भी मेरी बात को सुने, मैं उन सबको यही कहना चाहती हूँ कि आपको अपने आप से इतनी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि मैं आज यहाँ हूँ, मुझे कहाँ पहुँचना है और वहाँ तक पहुँचने का आपका जो लक्ष्य है वो आपको पूरा करना है। उसमें कोई भी आपको रोकने की कोशिश करे, आप में इतनी ताकत है कि आप उसको तोड़ सकती हैं, छोड़ सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। अपने आप से एक्सपेक्टेशन कम रखते हैं ना, तब तकलीफ होती है। खुद से एक्सपेक्टेशन अगर हमारी ज़्यादा है तो हमें कोई रोक नहीं सकता। और रही बात आसपास के लोगों की, तो उन्हें तो बदलना तो पड़ेगा। वो जितनी जल्दी बदल जाए उतना अच्छा है, नहीं बदलेंगे तो समय अपने आप बदल देगा, जितना धीरे धीरे बदलाव आया है। मेरी जनरेशन में, राजस्थान में, मेरे परिवार में बहुत कम लोग हैं जो बाहर, बहुत कम लड़कियां हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन हमारी अगली जनरेशन में सभी काम कर रहे हैं। मेरी जितनी बहनें हैं वो सब काम नहीं कर रही। मेरी जो रियल सिस्टर है उसके अलावा और कोई, मेरी कज़न्स वगैरह कोई काम नहीं कर रहे थे पहले। अब कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया, लेकिन आगे की जो जनरेशन है, उनके जो बच्चे हैं वो तो सभी काम कर रहे हैं। तो अब वो बात नहीं है। और सिर्फ काम करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो जहाँ भी हैं उन्हें उतना ही रिस्पेक्ट मिले, उन्हें उतना ही हर चीज़ में सब कुछ बराबर मिले, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे ये भी काफ़ी नहीं लगता कि औरत बाहर निकल के काम कर रही है तो सब ठीक है, ऐसा नहीं है। आप आज भी, मुझे ज़्यादा बड़ी तकलीफ़ इससे होती है कि घर में हम अपनी माँ की उतनी इज्जत नहीं करते जितनी हम अपने पिताजी की करते हैं, या हम अपनी बहनों को, हमें ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो सारा काम कर लेंगी, हम भी उन पे दादागिरी कर सकते हैं। तो जो हमारा घर का माहौल है, वहाँ से चीज़ों में बदलाव आना ज़रूरी है। जब तक वो नहीं आएगा तब तक बाहर जाकर के काम करना काफ़ी नहीं है। वो उनके लिए उल्टा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि उनको वहाँ भी मेहनत करनी है, उनको घर में भी मेहनत करनी है, और सपोर्ट उनको कहीं से नहीं मिल रहा है। तो जब तक हमारे घरों में चेंज नहीं आएगा, मेरे को एक शब्द बहुत पसंद है कि हम लोगों को जेंडर इग्नोस्टिक होना नहीं आता। लोग कहते हैं जेंडर इक्वालिटी, मैं तो इक्वालिटी की बात ही नहीं करती। मुझे लगता है हमें जेंडर इग्नोस्टिक होना चाहिए। इग्नोस्टिक मतलब जेंडर का कोई जिक्र ही नहीं होना चाहिए। ये बात करने की हमें ज़रूरत क्या है कि लड़का है तो ये करेगा और लड़की है तो ये करेगी। जीना सभी को है, जीने के लिए अगर भूख सबको लगती है तो खाना सबको है, तो खाना बनाना सबको आना चाहिए। जीने के लिए पैसा लगता है तो पैसा कमाना सबको आना चाहिए। उसमें लड़के लड़की का कोई लेना देना ही नहीं है। तो खाना बनाना, पैसा कमाना, ये हर एक का बेसिक राइट है, एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद जेंडर। और खुश रहना, रेस्पेक्टफुली, डिग्निटी के साथ रहना, ये भी जेंडरलेस चीज़ है। तो दोनों ही जेंडर्स के लिए, जितने भी जेंडर्स हैं सबके लिए ज़रूरी होना चाहिए। तो इसमें जेंडर इग्नोस्टिक जब हम हो जाएंगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी। देयर इज़ नो नीड ऑफ जेंडर इक्वालिटी, देयर इज़ नीड ऑफ जेंडर इग्नोस्टिसिज्म। डोंट थिंक अबाउट जेंडर, लेट अस नॉट गेट इनटू द डिस्कशन ऑन जेंडर, देन थिंग्स वर्क। तो मैम, हमें देखने मिलता है कि आपने 10-15 से भी ज़्यादा बुक लिख दी है। तो ये जो बुक लिखने के लिए आपको क्या इंस्पायर करता है? अभिषेक, ऐसा है, एक किताब लिखने में कम से कम मेरे को, मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, मुझे कम से कम 2 या 3 साल की मेहनत लगती है। और मैं एक किताब जब तक लिखकर बाहर आती है तब तक मैं दूसरी किताब पर अक्सर काम कर रही होती हूँ। तो ये इंस्पिरेशन मुझे मेरे आसपास अपने एक्सपीरियंसेस से मिलता है। आप अगर मेरी किताबें देखेंगे तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये अलग अलग विषयों पर लिखी हुई किताबें हैं। मैं नॉन फिक्शन लिखती हूँ जनरली, लेकिन मेरी किताबों का कोई एक तरह की किताबें नहीं है। मैंने पेरेंटिंग पर किताबें लिखी हैं, मैंने लीडरशिप पर किताबें लिखी हैं, मैंने मोटिवेशन पर किताबें लिखी हैं, मैंने बायोग्राफीज लिखी हैं। तो जिस समय मुझे जो चीज़ इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है, सोचने के लिए मजबूर करती है, मैं उसके बारे में लिखना पसंद करती हूँ। तो डेफिनेटली बहुत सारी इंस्पिरेशन चाहिए, क्योंकि किताब लिखना बहुत लोनली और बहुत मुश्किल काम होता है। एक रिसर्च पेपर लिखना, एक आर्टिकल लिखना, उसमें मेरे साथ जितने एकेडमिक मेरे कॉलीग्स हैं उनको लगता है बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे बहुत मन ही मन ऐसा लगता है कि एक आर्टिकल लिखने में इतनी मेहनत होती है, तो सोचिए अगर मुझे 200 पेज की एक किताब लिखनी है तो उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ऑफ कोर्स कंसिस्टेंटली अगर आपका किसी एक चीज़ के प्रति पैशन बना रहता है तो आप उसके बारे में लिखना चाहते हैं।
तो गेट सेट गो जैसे मैंने लिखी तो ये स्वैश में मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे उस पर बेस्ड है। जो डोंट रेज योर चिल्ड्रन रेज योर सेल्फ जो किताब है ये भी स्वैश में जितने पेरेंट्स और बच्चों से मैं मिलती थी उनके एक्सपीरियंसेस पे लिखी हुई किताब है। 54 रीजंस वाई पेरेंट्स सक ये मेरी बिटिया और मेरे हम दोनों के एक्सपीरियंसेस पर एक लिखी हुई विटी पेरेंटिंग की किताब है। बायोग्राफीज़ मेरे साथ जितने लोग जुड़ते गए उन लोगों पर मैंने कुछ बायोग्राफीज़ लिखी हैं, एक आपको यहाँ दिख रही है, इसके बाद एक और आ चुकी है अभी। तो जिन लोगों से हम मिलते हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं, जिनकी स्टोरीज़ मुझे लगता है कि लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, मैं उस पर मेहनत करती हूँ। अभी मैं मारवाड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट पर एक किताब लिख रही हूँ। तो अभी उस किताब पे मुझे काम करते हुए तकरीबन 1 साल हो गया है, लेकिन अभी भी एक भी चैप्टर लिखा नहीं गया है क्योंकि 1 साल में मैं सिर्फ बेसिक रिसर्च कर पाई हूँ और अभी मुझे 1 साल और लगेगा तब जाकर के कहीं उस किताब का कुछ शेप आ पाएगा। तो बहुत मेहनत का काम है, लेकिन मुझे शुरू से किताबें लिखना और अकेले मेहनत करना पसंद है। तो ये जो मैम आपका जो गुण है, आपको कैसा लगता है कि मम्मी से आया है आपके कि फादर से? अब ये मैं नहीं कह सकती क्योंकि मेरे फादर डॉक्टर हैं, उनको Okay. पढ़ने का बहुत शौक है। लिखते हुए मैंने उन्हें कुछ नहीं देखा, उनकी हैंडराइटिंग उनको खुद को भी समझ नहीं आती कि उन्होंने क्या लिखा है, बिकॉज वो डॉक्टर है। तो मुझे नहीं मालूम कि गुण कहाँ से आया, पर मुझे ये पता है कि मैं पहले कविताएं लिखती थी। अब कविताएं लिखना मेरा कम हो गया है क्योंकि अब मैं एक किताब लिखने के लिए मुझे लगता है तकरीबन 50 से 70 किताबें तो मैं पढ़ लेती हूँ उससे रिलेटेड, उसके बारे में अपने थॉट्स को फॉर्म करने के लिए। तो बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारी मेहनत उसमें चली जाती है। तो गुण कहाँ से आया ये तो अब मुझे नहीं पता, हो सकता है उन दोनों से आया हो या हो सकता है मैं ये गुण कहीं लेके पैदा हुई, मुझे नहीं पता। लेकिन ये अनवरत चल रहा है। मतलब मुझे इतना लगाव शायद ही और किसी चीज़ से होगा जितना मुझे किताबों से है। मैं कहीं भी अगर किताबें देख लेती हूँ तो उसके बाद मुझे और कुछ नज़र नहीं आता, और मैं रोज़ जब तक कुछ पढ़ूँ नहीं तब तक मैं सो नहीं पाती। तो मुझे रोज़ पढ़ना होता है। मैं कुछ ना कुछ रोज़ पढ़ती हूँ और मुझसे फ़ोन पे नहीं पढ़ा जाता। तो मैं पढ़ती या तो कागज़ की किताब हूँ या मैं किंडल पे पढ़ लेती हूँ, पर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और किताबों से मुझे इतना लगाव है कि सिर्फ मैं दूसरों की लिखी हुई किताबें नहीं पढ़ती, मेरे को खुद लगता है मैं भी क्रिएट करूं। तो मुझे इनको देख के लगता है कि हाँ, मतलब मेरे होने का कोई मकसद है तो शायद ज़िंदगी में कुछ किया है तो यही किया है, ऐसा। तो मैम हमें देखने मिलता है कि ये बुक्स के बारे में पेरेंटिंग और स्टूडेंट के रिलेटेड, तो आप कुछ समरी दे पाएंगे कि ये पेरेंटिंग और स्टूडेंट के बारे में जो बुक लिखे उसके अंदर क्या पढ़ने मिलेगा? अब देखो, इतनी सारी किताबों की समरी देना तो बहुत नहीं मुश्किल है। मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि मेरी सारी किताबें कहीं ना कहीं एक्शन प्लान्स की तरह होती हैं। मतलब अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सोचने को मिलेगा, और आप उसको अगर थोड़ा सोचेंगे तो अपनी ज़िंदगी में उस किताब को कैसे अप्लाई करना है वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर गेट सेट गो आप देखेंगे तो ये किताब पूरी तरीके से आपको ये सिखाती है कि अपनी लाइफ में आपको अगर सफल होना है तो कौन सी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे, अगर आप इस तरीके के नहीं बनेंगे तो आप ज़्यादा आसानी से खुश रह पाएंगे, आप अपनी जो भी मंजिल चाहेंगे वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो इट इज़ एन एक्शन प्लान फॉर एवरीवन हु वांट्स अ डायरेक्शन इन लाइफ। पेरेंटिंग पर जो किताबें हैं वो ऐसे ही पेरेंट्स को ये एक्शन प्लान देती हैं कि उन्हें अलग अलग उम्र के अपने बच्चों के साथ किस तरीके से डील करना चाहिए। उसमें एक किताब ये भी बताती है कि पेरेंट्स क्या क्या गलती करते हैं। तो पूरी किताब ही सिर्फ इस बारे में है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। मतलब उसमें पूरे रीजंस यही हैं कि पेरेंट्स से क्या गलती हो जाती है। तो these are all the books which are like action plans। अभी एक्सेल 360 डिग्री जो आप किताब देखेंगे, एक्सेल एट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, तो ये किताब हर स्टूडेंट, हर यूथ, हर सीनियर सिटीज़न के काम की है। क्योंकि इस किताब में मैंने बताने की कोशिश की है कि आप अलग अलग रोल्स जो लाइफ में प्ले करते हैं उन सभी रोल्स में आप कैसे एक्सेल कर सकते हैं। यानी अगर कोई पर्सन है, वो पार्टनर भी है, वो पेरेंट भी है, वो प्रोफेशनल भी है, और वो उम्र बढ़ने के साथ साथ जब बुजुर्ग भी हो जाएगा तब भी, तो हर रोल में आप अपना काम 100% नहीं, उससे भी ज़्यादा देकर कैसे कर सकते हैं। और ये सब रोल साइमल्टेनियस हैं। जैसे हम अभी प्लान ए प्लान बी की बात कर रहे थे, तो ऐसा नहीं होता कि आप जीवन में एक समय पे प्रोफेशनल होते हो, फिर एक समय पर आप पार्टनर होते हो, एक समय पर आप पेरेंट होते हो, ऐसा नहीं होता। सब कुछ साथ होता है। आप नौकरी भी कर रहे हैं,
तभी आप अपना मतलब काम करना भी शुरू करेंगे, तभी आपकी शादी होगी, तभी आपके बच्चे होंगे, तो सारी चीज़ें साथ में चलेंगी। तो वो सारी चीज़ों को अच्छे से कैसे करना है, हमें ये सिखा दिया जाता है कि बस अगर आपको अच्छा पे पैकेज मिल गया, आप नौकरी अच्छी कर रहे हैं तो आप सफल हो गए, पर ऐसा है नहीं। वो एक डायमेंशन हुआ लाइफ का, बाकी के डायमेंशन आप पार्टनर कैसे हैं, आप पेरेंट कैसे हैं। आप पार्टनर होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने लाइफ पार्टनर या हस्बैंड या वाइफ के साथ कैसे हैं, आप अगर कोई बिजनेस भी करते हैं वहाँ आप कैसे हैं, अगर आपका अपना कोई स्टार्टअप है, कोई आप वॉलंटियर करते हैं कहीं, तो पार्टनरिंग कहीं भी हो सकती है, राइट। नॉट ओनली दैट यू आर पार्टनर टू वन पर्सन। पेरेंट हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप किसी बच्चे के पेरेंट हो, आपके घर में कोई पेट भी हो सकता है, और ये भी पॉसिबल है कि आपको कोई स्टार्टअप को आप एज अ पेरेंट आपने किसी चीज़ को शुरू किया है और आप उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई कॉज भी हो सकता है जो कि आप पेरेंट करें। तो लेकिन जो भी आप कर रहे हैं उसमें एक्सीलेंस कैसे लाएं, यानी जो कर रहे हो उसको बेहतरी के साथ कैसे करो, उस पर ये पूरी किताब है। तो मेरी ज़्यादातर किताबें कहीं ना कहीं सेल्फ इम्प्रूवमेंट आप कह सकते हैं, उसमें आपकी मदद करती हैं। और मैं महिलाओं के लिए लिखती हूँ, मैं बायोग्राफीज़ लिखती हूँ, तो सभी चीज़ें इंस्पिरेशनल होती हैं कहीं ना कहीं, यानी हम अपने आप को बेटर कैसे करें, दैट इज़ व्हाट माय बुक्स आर ऑल। ओके, सो मैम जैसे कि हमें देखने मिलता है कि आप एक स्टोरी टेलर हो, वुमेन एंटरप्रेन्योर हो, लीडर, वुमेन एंड लीडर हो, और जैसे आप एक माँ भी हो, तो ये सब बातें कैसे आप एक साथ संभालती हो? कभी भी मुश्किल नहीं लगा, इसमें तो कुछ मुश्किल है ही नहीं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को साथ संभालना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। लोग कहते हैं कि आप टाइम कैसे मैनेज करते हो, लेकिन मुझे कभी टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि अगर मुझे कोई काम करना है, अगर मुझे वो करने की इच्छा है, तो मैं कैसे भी समय निकालूंगी। और मैंने मेरी कई किताबें गाड़ी में बैठे बैठे रास्ते में लिखी हैं, मतलब पूरी किताब मैं चूँकि ड्राइव नहीं करती, तो जब अभी मैं कहीं भी जा रही होती हूँ, कॉलेज से घर जा रही हूँ, घर से वापस कॉलेज आ रही हूँ, मेरे पूरे रास्ते में मैं लिख सकती हूँ, मेरी इतनी प्रैक्टिस है कि मैं चलती हुई गाड़ी में पूरा आराम से लिखती हूँ। तो मैंने मेरी कई किताबें गाड़ी में बैठे बैठे लिखी हैं, क्योंकि वो समय आपके पास रहता है। अभी भी मेरी नई किताब के सारे इंटरव्यूज़ मैं उसी समय में करती हूँ जब मैं ऑफिस से घर जा रही हूँ, टाइम यूटिलाइजेशन, तो पूरा टाइम यूटिलाइज हो जाता है। और मुझे कभी भी नहीं लगा कि मेरे को टाइम की दिक्कत है, और समय समय पर जो प्रायोरिटाइज करना होता है वो मैं करती हूँ। मैंने 5 साल का सबैटिकल लिया जब मेरी बिटिया को ज़रूरत थी कि नहीं आप घर पे रहो, मेरे साथ रहो, मुझे पढ़ाई में मदद करो, तो मैंने 5 साल का पूरा सबैटिकल लिया, पूरा उसका ख्याल रखा। तो अभी आगे भी अगर कभी ऐसी कोई ज़रूरत होगी तो आई डोंट माइंड प्रायोरिटाइजिंग। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि लाइफ इज़ फ्लूइड, तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक समय में हम एक काम करेंगे। आप सब चीज़ें साथ साथ कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी किसी एक चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी होती है, तब आप उसको प्रायोरिटाइज कर लीजिए। लेकिन समय कभी कम नहीं होता। ऐसा कहते हैं कि इफ़ यू वांट समथिंग डन, गिव इट टू अ बिजी पर्सन। तो जो बिजी होगा ना वो आपका काम कर देगा, क्योंकि जो बिजी होता है उसको मालूम होता है कि मैं कैसे टाइम मैनेज करके एक्स्ट्रा काम भी कर लूँ। तो मैंने ऐसा बहुत किया है कि मैंने 2 प्रोफेशंस साथ में किए हैं। मैंने अपना स्वैश चलाते हुए साथ में कॉलेज संभाला है, उस वक्त मैंने किताबें लिखी हैं, और उस वक्त मेरी बिटिया 2-3 साल की थी, उसको मैंने संभाला है, और साथ में अपना घर भी देखा है। बट मुझे कभी भी नहीं लगा कि ये मुश्किल काम है, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि समय नहीं है या ये स्ट्रगल है। स्ट्रगल तो मुझे शब्द ही पसंद नहीं है, तो ना तो ये स्ट्रगल है और ना ये मुश्किल है। आप करना चाहेंगे तो आप सब कर लेंगे। मैंने 4 बजे सुबह उठ के खाना भी बनाया है, और मैं 7 बजे घर से बाहर भी निकली हूँ कि अभी मुझे मेरा काम करना है, और मैंने वापस 3 बजे स्कूल से अपनी बेटी को भी पिक किया है, और उसके बाद मैंने बाकी का काम शाम को भी किया है। बट इट्स अ नॉर्मल थिंग, तो देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन एंड दिस पॉडकास्ट। हम ज़रूर देखेंगे मैम सेकंड पार्ट शूट करने का, और कुछ बातें लेकर और कुछ क्वेश्चन लेकर। ज़रूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पॉडकास्ट एंड योर फ्यूचर अहेड। थैंक यू।